अमृत एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप मूल अधिकार पढ़ेंगे और मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, नहीं तो आने की संभावना है, उन सबका निराकरण करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपके अलावा और भी विद्यार्थियों का भरपूर लाभ मिलेगा। उसको कहीं आए दाएं झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे पूरा आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है। आइए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सरल शब्दों में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार संबंधित अवधारणा अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर लिए गए हैं। जहां अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, वहीं भारत में इसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अमेरिका ऐसा पहला देश है जो अपने नागरिकों के हितों के लिए, अपने लोगों के लिए मूल अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स संबंधित व्यवस्था अपने संविधान में दी। यही नहीं, उससे प्रभावित होकर हमने भी अपने संविधान में समस्त मूल अधिकार नागरिकों को दिए हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी भारतीय संविधान में दिया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तो इस भाग में कुल मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। जो 7वां नहीं है वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 1978 में मूल अधिकार से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था। अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित करके और उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। और वर्तमान में अनुच्छेद 300 में इसे विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। तो 7वां ऐसा कौन था जो नहीं है? आप बताएंगे राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार से हटाकर वर्तमान में अनुच्छेद 300 में कानून के अधिकार के रूप में, विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अब वर्तमान में जो 6 आपके मूल अधिकार है, इस वीडियो में हम आपको 2 मूल अधिकार पढ़ाएंगे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ये आपको 2 पढ़ाएंगे, यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाएंगे। लेकिन वो 6 कौन कौन से हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, आइए जरा उस पर पहले चर्चा कर दें। पहले है समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, यानी आर्टिकल 90 to 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अगला है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक में है। ये है। अभी आपको बताए कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, वर्तमान में नहीं है। इसके बारे में आपको बता चुके हैं, ये नहीं है। अब हम पहले आपसे चर्चा करेंगे समानता का अधिकार, लेकिन उससे पहले 2 अनुच्छेद बचते हैं। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। तो 12 और 13 में क्या है, जरा इसको चर्चा कर दें आपसे। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की व्याख्या किया है।
राज्य शब्द के अंतर्गत इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है, इसके अंतर्गत संघ की सरकार या संसद आती है, राज्य की सरकार या राज्य विधानमंडल आता है, तथा निकाय, नगर पालिका, लोकल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, ये सब राज्य के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है, यद्यपि इसमें 4 सेक्शन है, लेकिन आपकी उपयोगिता के ध्यान में रखते हुए मैं 2 सेक्शन बताता हूं। क्या जो भी कानून अनुच्छेद 13 के तहत जो भी कानून मूल अधिकार के विपरीत होगा, संविधान के लागू होने की तिथि से समाप्त हो जाएंगे। फिर इसमें 13(2) में विधिक शब्द कहा गया है और 13(3) में विधिक शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है, इसके अंतर्गत नियम, उपनियम, अध्यादेश, आदेश इत्यादि शब्द आते हैं। और चौथा जो जोड़ा गया है कि वह कोई भी संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करेगी, उसका कोई भी प्रावधान 13(2) का 368 के तहत जो भी संशोधन करेगी उस पर कोई भी असर 13(2) का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से, ध्यान दीजिए, मूल अधिकारों की संरक्षण की बात अनुच्छेद 13, 32 और 226, चूंकि यहां पर विधिक शब्द की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने कई केसों में किया, उसके बाद ये श्रृंखला सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत हम जा सकते हैं डायरेक्ट मूल उल्लंघन के अनुबंध पर, लेकिन इसमें ही प्रावधान दिया गया है 13(2) में, जो कि विधिक शब्द के अंतर्गत नियम, उपनियम, अधिनियम, अध्यादेश इत्यादि आते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे समानता के अधिकार पर। केवल समानता के अधिकार पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ध्यान दें, समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के तहत कितने अनुच्छेद है, जरा इसकी चर्चा आपसे करते हैं। समानता का अधिकार, ध्यान दें, इसमें अनुच्छेद कितने हैं, जरा इसकी चर्चा हम कर दें आपसे। 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये राइट टू इक्वलिटी में जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, आइए जरा देखिए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण की बात करता है। अब ध्यान दीजिए, इससे 2 प्रश्न आते हैं। भारत में रहने वाले समझ लो विधि के समान एक समान होंगे और विधि के समान उन्हें संरक्षण देगा। तो जब पूछा जाएगा कि विधि के समक्ष समानता यानी ये विषय किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से। और दूसरा प्रश्न, विधि के समक्ष ये और यहां तक की बात, विधि के समान संरक्षण का अध्ययन कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 2 प्रश्न इससे बनते हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। और विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? कानून के सामने सब लोग एक बराबर हो। और यही हमारे संविधान की मूल तत्व में है कि देश कानून से चलता है, व्यक्ति से या किसी अन्य रूल से या धार्मिक कानून से नहीं चलता है, बल्कि जो अम्बेडकर साहब द्वारा बनाया कानून है उसके आधार पर देश चलता है। तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि के समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से। अनुच्छेद 15 जरा इसको देख लेते हैं। 15 में क्या है? राज्य, धर्म, जाति, वंश, लिंग,
तथा जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, इसके अपवाद भी है। 15 कहता है धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अपवाद भी इसके हैं, बहुत सारे अपवाद है। विशेष रूप से आप देखेंगे तो इसी में कहा गया है राज्य द्वारा सार्वजनिक उपयोग के स्थलों, भवनों, स्मारकों, होटलों, सड़कों इत्यादि पर आने जाने से किसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके अपवाद क्या है? यदि राज्य चाहे तो क्या महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी मंदिर में दर्शन की बात है, किसी टिकट खिड़की पर, काउंटर पर टिकट लेने की बात है, तो महिलाओं को छूट रहती है कि वो किनारे से होकर किसी रेलवे खिड़की के यहाँ अपना टिकट ले सकते हैं और लाइन में नहीं ले सकते। तो बच्चों और स्त्रियों और बच्चों को, महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान इसके तहत दिया गया है। यही अपवाद इसके हैं अनुच्छेद 15 के अनुसार। अनुच्छेद 16 क्या है? आइए जरा 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? क्या लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता होगी। लोक नियोजन के विषय में क्या? अगर हम सरल शब्दों में इसको बताने का प्रयास करें तो थोड़ा आइए हम इसको सरल शब्दों में बताएं, आपके शब्दों में, आपकी भाषा में, ताकि इसको आसानी से समझ सकें। क्या है इसमें 16 में? 16 की ही बात को हम आगे बढ़ाते हैं। राज्य, धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किसमें? राज्याधीन नौकरियों में। ध्यान रखिएगा, राज्याधीन नौकरियों में, अन्य राज्याधीन नौकरियों में सबको अवसरों की समानता होगी। राज्य, धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यही नहीं, इसमें भी कहा गया है यदि राज्य चाहे तो राज्याधीन नौकरियों में अधिवास को आधार बना सकता है। यही नहीं, यदि राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन दे सकता है। यही नहीं, बल्कि यह भी कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी धार्मिक संस्था के प्रबंधन पर लागू नहीं होते। तो जहां एक तरफ कहा गया है कि राज्याधीन नौकरियों में अवसरों की समानता होगी, लोक नियोजन में किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अपवाद भी बने हुए हैं। बस आप जानेंगे अनुच्छेद 16 क्या है। तो लोक नियोजन यानी नौकरी से संबंधित है। हमारे पास केंद्र और राज्य दोनों के अधीन सर्विसेज होती हैं। राज्य किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। क्या? निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है, पिछड़े वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर भेदभाव हो सकता है, लेकिन किसी धार्मिक प्रबंध में यह व्यवस्था लागू नहीं होती। आइए जरा इसका 17 और 18 अनुच्छेद देखिए क्या है। अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मन में होता है अनटचेबिलिटी। सरल शब्दों में भेदभाव को यह अनुच्छेद समाप्त कर सकता है, करता है। किसी से भेदभाव राज्य द्वारा रखा नहीं जा सकता। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 जो क्या कहता है? यह उपाधियों की समाप्ति, उपाधियों की समाप्ति। राज्य द्वारा उपाधियों की समाप्ति की जा सकती है, अर्थात राज्य शैक्षणिक और सैन्य उपाधि को छोड़कर कोई दूसरा उपाधि नहीं दे सकता। जैसे आप अंग्रेजों के समय नाइटहुड,
इसके बाद केसरे हिंद इत्यादि की उपाधि देती थी। जो जितना बड़ा चाटुकार होता था ये सब समाप्त कर दिया। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, पद्मश्री, पद्म विभूषण इत्यादि उपाधि के श्रेणी में नहीं आता, ये पुरस्कार के श्रेणी में आता है। इस तरह से राइट टू इक्वलिटी एक सिलसिलेवार ढंग से आपको हम समाप्त किए। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। आइए राइट टू फ्रीडम में क्या है जरा उसको देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अगर आप देखें तो अनुच्छेद 19, 20, 21, 21 क और अनुच्छेद 22, यह 2 आर्टिकल है। ध्यान रखिए, इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र अनुच्छेद 19 का है। इसके अंदर अंडर सेक्शन है अनुच्छेद 19 का ख, ग, घ, अंग, च, छ, ये सब के सब महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में भारत में रहने वाले समस्त लोगों को निम्नलिखित स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। पहले क में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो 19 क के तहत। ख के तहत कोई भी संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ग के तहत क्या है, ग में शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, सॉरी, ख में कोई भी शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, और ग में कोई भी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। घ में आप देखेंगे तो इसमें भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यानी राइट टू टूरिज्म, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अंग में भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, अब जम्मू कश्मीर में भी व्यवस्था लागू हो सकती है। च नहीं है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। यानी वर्तमान में यह च नहीं है, इसे 1978 में हटा दिया गया। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। छ क्या है, भारत में कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इतनी स्वतंत्रता के अधिकार आपको दिए गए हैं इसके तहत। आइए जरा अनुच्छेद 20 देखते हैं। 20 में कहा गया है, क्या कहा गया है जरा देखिए। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के लिए प्रवृत्त विधि के अधिक उसको दंडित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के लिए जो निर्धारित दंड है, कानून है, उतना ही उसको दंडित किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। उस अपराधी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि सिद्ध करो कि तुमने ही अपराध किया है, यानी जितने कानून में है उतना ही उसको दंडित किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जैसे जैसे मानवीय मूल्यों की अहमियत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस अनुच्छेद का दायरा भी बढ़ा जा रहा है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। जैसे राइट टू रिजेक्ट इसी के तहत है, लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिले इसी के तहत है, पर्यावरण का संरक्षण हो इसी के तहत है,
कई अधिकार, सूचना का अधिकार इसी के तहत है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भी अनुच्छेद 21 के तहत है। ये प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आइए जरा देखते हैं अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। यानी अनुच्छेद 21 को शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 में जोड़ा गया। इसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार का विषय बनाया गया तथा यह प्रावधान दिया गया कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से लेकर 14 वर्ष को। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसको शिक्षा को मूल अधिकार का विषय बनाया गया। अब जरा देखिए अनुच्छेद 22 क्या है। 22 कहता है यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक होगा। यानी अरेस्ट करेंगे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना भी होगा। लेकिन यह बात 24 घंटे वाली बात यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो लागू नहीं होती। क्यों? मूल संविधान में निवारक निरोधक कानून के तहत, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किए व्यक्ति, मान आतंकवादी देशद्रोही गतिविधियों के तहत निवारण निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किए व्यक्तियों को मूल संविधान में 3 महीने तक रखा जा सकता था, लेकिन इसे वर्तमान में 2 महीने तक अपने कस्टडी में रखकर पूछताछ किया जा सकता है। इस तरह से आप देखें तो अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति देश में जब आपातकाल लागू हो तब भी निलंबित नहीं कर सकता। यानी कौन से ऐसे अनुच्छेद है जिसके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अब बताएंगे 20 और 21 दोनों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं कर सकता। यद्यपि शिक्षा का अधिकार कानून 2002 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू किया गया 2010 में। तो जब पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ या 2010 में, कब बनकर तैयार हुआ तो 2002 में। कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात है तो 14 से लेकर 14 वर्ष तक के बाद 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बाद कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित राष्ट्रपति नहीं कर सकता? तो आप अनुच्छेद 20 और 21 दोनों को बताएंगे। यह निलंबित नहीं कर सकता, बाकी को चाहे तो निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे तो आप समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार को हमने क्रमशः आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो अधिक से अधिक आप प्रतियोगी परीक्षा में लाभ ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।